मुझे हमेशा अपने बालों को संभालना पसंद है। इससे मुझे सुकून मिलता है। बच्चे, मैं कैसी लग रही हूँ? मामी, आपको पता है ना कि आप बहुत खूबसूरत हैं, तो फिर बार बार क्यों पूछती रहती हैं? मुझे लड़कों की खामोशी से मिलने वाली तारीफ अच्छी लगती है। हाँ, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। भांजे, तुम्हें मुझसे खुशबू आ रही है। हाँ मामी, बिल्कुल मदहोश कर देने वाली। मामी ने ऐसा क्यों कहा? देखो भांजे, तुम्हारी मामी ठीक औरत नहीं है। लेकिन मामू, आप मुझे ये सब क्यों बता रहे हैं? मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम अपनी मामी पर नजर रखा करो। मैं तो हमेशा काम पर रहता हूँ और तुम्हारी मामी अकेली रहती है। अगर वो तुम्हें अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना चाहे तो उसके धोखे में मत आना। मामू, आप बेफिक्र हो जाए। जो जो बातें आपने कही हैं, मैं उन्हें याद रखूंगा। भांजे, आज रात यहीं रुक जाओ। मैं अकेली हूँ। मामी, मैं आपके साथ नहीं रुकूंगा। मामू कहते हैं कि आप ठीक नहीं हैं। तुम्हारी मामी पर लोग मरते हैं और तुम मुझे मना कर रहे हो? नहीं मामी, मैं आपके साथ नहीं रुकूंगा। आप मुझे गलत गलत जगहों पर हाथ लगाती हैं। क्या तुम हमेशा बच्चे ही बने रहोगे? आज रात यहीं रुक जाओ। मैं तुम्हें मर्द बनाऊंगी। मामी, आप जल्दबाजी कर रही हैं। क्या तुम अपने मामू की तरह हिजड़ा तो नहीं हो? वो भी कुछ नहीं कर पाता। तुम भी कुछ नहीं कर रहे। मुझे बच्चा समझने की गलती मत करना। तुम्हारी चीखें पूरा गांव सुनेगा। भांजे, मुझे भी ऐसा मर्द चाहिए था जो मेरी चीखें निकलवा दे। आओ, मुझे कमरे में ले चलो। अपनी ताकत दिखाओ। रिहाना मामी ने धीमे लहजे में कहा कि उन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता है। इसलिए जब भी शाम गहराने लगती, वो मुझे अपने कमरे में बुला लिया करती थी। उस रात घर में हम दोनों ही अकेले थे कि अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बाहर बिजली गरज रही थी और तेज हवा दरवाजों को जोर जोर से झकझोर रही थी। अरमान, जरा मेरे कमरे में आ जाओ। बहुत डर लग रहा है। जैसे ही मैं उनके कमरे में पहुंचा, उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। वो हल्के हल्के कांप रही थी। कमरे की लाइटें भी बार बार झपक रही थी। पहले तो मुझे लगा कि वो सच में अंधेरे से डर रही हैं, लेकिन उनकी बेचैनी में कुछ और ही बात छिपी हुई लग रही थी। 2 महीने पहले कामरान मामा विदेश चले गए थे और मैं पहली बार उनकी नई शादी के बाद छुट्टियां बिताने यहाँ आया था। माँ और अब्बू मुझे भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन कई साल बाद मामा से मिलने की खुशी में मैंने उन्हें मना लिया। घर पहुंचते ही एक अजीब सा माहौल महसूस होने लगा था। रिहाना मामी की आंखों में जैसे कोई छिपा हुआ राज था। कभी लगता वो कुछ कहना चाहती हैं, कभी ऐसा लगता जैसे वो खुद किसी अनजाने डर में फंसी हुई हैं। मुझे क्या पता था कि ये तूफानी रात मेरी जिंदगी की सबसे अनोखी शुरुआत बनने वाली है। इससे पहले जब हम घर के बाहर आए थे तो गेट पर ताला लगा हुआ था। मामा ने फोन पर सिर्फ इतना कहा था, अरमान को अंदर जाने देना, बाकी सब रिहाना समझा देंगी। लेकिन वो किस बात की तरफ इशारा कर रहे थे, ये मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। मामा और मामी शॉपिंग के लिए गए हुए थे और हमें बताया था कि वापस आने में देर हो सकती है। इसलिए मैं और अब्बू घर के बाहर ही उनका इंतजार करते रहे। करीब 2 घंटे बाद वो दोनों लौटे। अब्बू ने सड़क पर ही कामरान मामा से मुलाकात की और फिर घर वापस चले गए। रिहाना मामी ने चेहरे पर स्कार्फ लपेट रखा था और वो मामा की बाइक पर बिल्कुल खामोश बैठी थी। घर के अंदर आते ही उन्होंने स्कार्फ हटाया तो मेरी नजर अनजाने में उन पर ठहर गई। वो किसी फिल्मी हीरोइन की तरह खूबसूरत लग रही थी।
जबकि कामरान मामा हमेशा की तरह सादे और शरीफ इंसान थे। मैं शायद कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। तभी मामा ने हंसते हुए कहा, अरे अरमान साहब, कहाँ खो गए? मैं कब से आवाज दे रहा हूँ। मैं शर्मिंदा सा होकर बोला, नहीं मामा, ऐसे ही। फिर मैं आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। कई साल बाद मिलने की खुशी हमारे दोनों चेहरों पर साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद रिहाना मामी भी मेरे करीब आई और बड़े प्यार से मुझे गले लगा लिया। ये अजीब था कि ये हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन फिर भी कोई अजनबियत महसूस नहीं हो रही थी। कामरान मामा के घर आए हुए मुझे 2 दिन हो चुके थे। इन 2 दिनों में रिहाना मामी ने मेरी इतनी प्यार और ख्याल से देखभाल की कि मुझे लगा जैसे मैं सच में यहाँ पूरी छुट्टियां बिताने आया हूँ। लेकिन मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी अब एक अजीब मोड़ लेने वाली है। तीसरे दिन सुबह जब मेरी आंख खुली तो 8 बज चुके थे। मैं कमरे से बाहर निकला तो देखा कि कामरान मामा अपना बैग पैक कर रहे थे। मैं हैरान रह गया। मामा, आप इतनी सुबह बैग क्यों पैक कर रहे हैं? कहीं जा रहे हैं क्या? कामरान मामा ने गहरी सांस ली और बोले, अरमान, मुझे एक बहुत जरूरी काम से 2 महीने के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। मैं चौंक गया। क्या मामा? मुझे यहाँ आए तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं और आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? मैंने थोड़ा रुककर कहा, मामा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। मामा की आवाज एकदम संजीदा हो गई। अरमान, ये मौका मेरे लिए बहुत बड़ा है। अगर मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ दूं तो जिंदगी भर पछताऊंगा। यही काम मुझे ऊंचे पद तक पहुंचा सकता है। उनकी बातों में सच्चाई और जिम्मेदारी साफ महसूस हो रही थी। मैं खामोश हो गया और धीरे से बोला, ठीक है मामा, शाम तक मैं पापा को बुला लेता हूँ। फिर मैं भी अपने घर चला जाऊंगा। जब आप यहाँ नहीं होंगे तो मेरे रहने का कोई फायदा नहीं। मामा ने ना में सिर हिलाया। नहीं अरमान, तुम यहाँ से नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहता कि तुम अकेले सफर करो। जब तक मैं वापस ना आ जाऊं, रिहाना की पूरी जिम्मेदारी तुम पर है। मैं हैरत से उन्हें देखने लगा। मामा ने नरम स्वर में कहा, रिहाना को अंधेरे से बहुत डर लगता है। अगर उन्हें किसी भी वक्त मदद की जरूरत पड़े तो बिना झिझके उनकी हिफाजत करना, वक्त कोई भी हो। मैं उस वक्त इन बातों का मतलब पूरी तरह समझ नहीं पाया। बस इतना लगा कि वो सच में मामी के डर को लेकर फिक्रमंद है। मुझे अजीब भी लगा कि शादी के बाद भी किसी को अंधेरे से इतना ज्यादा डर कैसे लग सकता है। लेकिन मैं खामोश रहा। ठीक है मामा, मैं ख्याल रखूंगा, मैंने सिर झुकाकर कहा। उसके बाद मैंने मामा के बैग पैक करने में मदद की। हम उन्हें गाड़ी तक छोड़ने गए। एयरपोर्ट रवाना होने से पहले मामा ने मुझे जोर से गले लगाया और कहा, अरमान, अपनी मामी का ख्याल रखना। वो अकेली नहीं रहनी चाहिए। उन्हें रुखसत करने के बाद मैं और रिहाना मामी खामोशी से घर वापस आ गए। और उस खामोशी में भी एक अनकही सी परेशानी हमारे साथ चलती महसूस हो रही थी। घर लौटने के बाद अब पूरे घर में सिर्फ मैं और रिहाना मामी ही थे। मैंने सोचा था कि छुट्टियों में कामरान मामा के साथ पूरा शहर घूमूंगा, मजे करूंगा। लेकिन उनके अचानक चले जाने से मेरा सारा प्लान बदल गया। मुझे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में जो अनुभव मुझे होने वाले हैं वो मामा से नहीं बल्कि रिहाना मामी से जुड़े होंगे। उस रात जब कामरान मामा रवाना हो चुके थे, मैं अपने कमरे में मोबाइल पर गेम खेलने में मशगूल था। लेकिन थोड़ी देर बाद दिल ऊब गया। मैंने सोचा हाल में जाकर टीवी देख लूं। जैसे ही मैं टीवी ऑन करके बैठा, मामी रिहाना मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उन्होंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे अरमान साहब,
मामू कामरान के जाने के बाद से आपका दिल घर में लग ही नहीं रहा। उनकी बात बिल्कुल सही थी। फिर वो बोली, चलो थोड़ी देर बाहर घूम आते हैं, माहौल भी बदल जाएगा। ये कहकर उन्होंने स्कूटी निकाली और मुझे रात की ठंडी हवा में आइसक्रीम खिलाने बाहर ले गईं। हम सड़क पर धीरे धीरे चलते जा रहे थे। मैं स्कूटी के पीछे बैठा था और हवा में हल्की ठंडक थी। अचानक सड़क पर एक झटका लगा तो मेरा हाथ अनजाने में मामी रिहाना की कमर से छू गया। मैंने शर्मिंदगी से तुरंत हाथ पीछे खींच लिया, लेकिन उन्होंने पीछे मुड़कर नरमी से कहा, अरमान, गिर जाओगे, पकड़ लो। उन्होंने खुद मेरा हाथ पकड़कर अपनी कमर के पास रखवा दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं संतुलन न खो दूं। उनके इस व्यवहार में कोई झिझक नहीं थी, बल्कि एक बड़े की तरह फिक्र थी। आइसक्रीम खाकर हम घर लौटे। जैसे ही हमने दरवाजा खोला, अचानक बिजली चली गई और पूरा घर गहरे अंधेरे में डूब गया। मैं मामी रिहाना के ठीक पीछे था। अंधेरा बढ़ता गया और बाहर भी गरज चमक शुरू हो गई थी। अचानक मामी रिहाना घबराकर पलटीं और मुझे कसकर पकड़ लिया। वो कांपते हुए बोली, अरमान, अंधेरा, मुझे बहुत डर लग रहा है। उनके लहजे में सचमुच का डर था। उनके कांपते हाथ मेरे कंधों पर थे। मैंने तुरंत कहा, घबराइए मत, मैं हूं ना। पहली बार मुझे उस बात का मतलब समझ आया जो मामू कामरान ने कही थी, तुम्हारी मामी को अंधेरे से बहुत डर लगता है, उनका ख्याल रखना। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैं वैसे ही खड़ा रहा। उस वक्त मेरे दिमाग में जो ख्याल आ रहे थे वो काफी अलग अलग थे। वो करीब 5 मिनट तक मुझे ऐसे ही थामे रहीं और फिर अचानक लाइट आ गई। जैसे ही रोशनी हुई, मामी रिहाना भी जैसे होश में आईं और तुरंत मुझसे अलग हो गई। मुझे माफ करना, इतना कहकर वो शर्माते हुए अपने कमरे में चली गईं। जो कुछ वहां हुआ और ये सब अचानक मेरे साथ जो हुआ, उससे मैं हैरान रह गया। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या सोचूं और क्या करूं। कुछ देर बाद मुझे मामू कामरान की वो बात याद आई जो वो घर से निकलते वक्त कह गए थे, मामी को अंधेरे से बहुत डर लगता है और उनकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी है। अब मेरे दिमाग में ये ख्याल आने लगा कि क्या मामी रिहाना ने अंधेरे का बहाना बनाया था ताकि वो मुझे गले लगा सकें। उस रात मैं भी अपने कमरे में जाकर सो गया, लेकिन बिस्तर पर लेटते ही मामी रिहाना बार बार मेरी आंखों के सामने आ रही थी। मामी रिहाना काफी मॉडर्न थी और मैं तो एक छोटे से गांव का लड़का था, इसलिए मामी रिहाना के तौर तरीके मुझे बहुत अलग और आधुनिक लगते थे। अगले दिन सुबह जब मैं नींद से उठा तो देखा कि मामी रिहाना किचन में चाय बना रही थी। उस वक्त उनकी तरफ देखना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था। वो भी मुझे छुप छुप कर देख रही थी। हम दोनों एक दूसरे को देखकर हल्की सी झिझक महसूस कर रहे थे। जब मैं पानी पीने किचन की तरफ गया तो मामी रिहाना ने अचानक मुझे जोर से गले लगा लिया। मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि पिछली रात की बात अब तक मेरे दिमाग से उतरी नहीं थी। मामी हंसते हुए बोली, अरे अरमान साहब, इतना शर्माने की क्या जरूरत? मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन कल रात मैं सच में बहुत डर गई थी। अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ कर देना। ये कहकर मामी हल्के से मुस्कुराईं और बोली, और हाँ, आज जो मैंने तुम्हें गले लगाया वो तो बस मजाक में किया है। तुम मेरे भांजे हो और मैं तुम्हारी मामी हूँ, तो मुझे तुमसे मजाक करने का पूरा हक है और ये हक मैं खुलकर लूंगी। मामी के इस अंदाज पर मैं भी मुस्कुरा दिया। उन्होंने फिर मजाक में मुझे हल्के से गले लगा लिया, लेकिन उनकी इन हरकतों से मेरे दिल में कुछ अलग ही भावनाएं जागने लगी थी।
मुझे भी महसूस होने लगा था कि मैं अब बड़ा हो रहा हूँ। शायद मामू कामरान को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। कुछ दिनों बाद एक शाम मुझे समोसे खाने की इच्छा हुई। मैंने सोचा कि ये बात मामी को बताऊं और उनके कमरे की तरफ चला गया। मामी का कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं बिना इजाजत के ही धीरे से अंदर चला गया। उस वक्त मामी रिहाना बिस्तर पर पेट के बल लेटी हुई मोबाइल में कुछ देख रही थी। उनका लेटने का अंदाज ऐसा था कि देखते ही मुझे हल्की सी शर्मिंदगी महसूस होने लगी। मैं दरवाजे पर खड़े होकर धीरे से बोला, मामी। लेकिन वो सुन नहीं पाई। वो मोबाइल में किसी चीज में इतनी मग्न थी कि उन्हें मेरी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। हिम्मत करके मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। जब मैंने उनके मोबाइल में झांका तो मेरी आंखें सचमुच चौड़ी हो गईं। जो मैं देख रहा था वो मेरे लिए बिल्कुल नया और शर्मिंदगी पैदा करने वाला था। लेकिन मामी बेधड़क और बेपरवाह होकर सब देख रही थी। मुझे लगा कि इस हालत में मामी को देखना ठीक नहीं, इसलिए मैं तुरंत दरवाजे के पास वापस चला गया और इस बार जोर से आवाज दी, मामी। इस बार मामी एकदम चौंक गई। उन्होंने झट से मोबाइल छिपाया, दुपट्टा ठीक किया और खड़ी हो गई। मुझे अचानक सामने देखकर वो थोड़ी घबरा भी गई। क्या बात है? मैंने बात टालते हुए कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, और अपने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे तक जाते हुए बार बार मेरे सामने वही रिहाना मामी का रूप आ रहा था जो अभी कुछ देर पहले देखा था। मेरा दिल बेचैन हो रहा था। उस रात तेज बारिश हो रही थी। रात को तेज बारिश हो रही थी कि अचानक बिजली चली गई। मामी रिहाना ने घबराहट में मुझे जोर से पुकारा। मैं तुरंत उनके कमरे की तरफ चला गया। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, उन्होंने मुझे फौरन गले लगा लिया। मामी रिहाना उस वक्त भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैं धीरे धीरे खुद को संभालने लगा। तब मामी ने कहा, अरमान, जब तक लाइट नहीं आती तुम मेरे कमरे में ही रह सकते हो। मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। मैंने सोचा और वहीं ठहरने का फैसला कर लिया क्योंकि उस वक्त मामी का साथ मुझे अच्छा लग रहा था। हम कुछ देर तक बातें करते रहे। मामी रिहाना मुझे अपनी और मामू कामरान की मुलाकात और प्यार की कहानी सुना रही थी कि कैसे उनका रिश्ता 1 साल में इतना मजबूत हो गया कि उन्होंने जल्दी शादी का फैसला कर लिया। मामी की बातों से ये भी पता चला कि मामू कामरान ने पिछले 1 साल में बहुत तरक्की की थी। गपशप करते करते काफी वक्त गुजर गया। जब मैंने अपने कमरे में वापस जाने का इरादा किया तो मामी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उन्होंने धीरे से कहा, अरमान, अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं है तो क्या तुम आज मेरे कमरे में सो सकते हो? मुझे कोई आपत्ति नहीं थी क्योंकि उस वक्त मामी और मैं घर में अकेले थे। इसके अलावा मामी का साथ अब मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। उनकी मौजूदगी से मुझे एक अलग ही तरह का एहसास हो रहा था। अगली सुबह जब मैं जागा तो मुझे बहुत ताजगी महसूस हो रही थी, जैसे कोई अनोखा सुकून मिल गया हो। मामी रिहाना भी बहुत खुश और उत्साहित नजर आ रही थी। ऐसा खुशी का एहसास मैंने पहले कभी उनके चेहरे पर नहीं देखा था। नाश्ता करते वक्त मामी मुझसे बातें कर रही थी। उन्होंने कहा कि अब क्योंकि बारिश के दिन है, इसलिए मामू के वापस आने तक मैं उनके कमरे में सो सकता हूँ। मामू कामरान जाते वक्त मुझे बता गए थे कि अगर मुझे किसी चीज में मदद चाहिए तो मैं बेझिझक बता दूं। इसलिए मैंने भी ज्यादा झिझक महसूस किए बिना मामी के पास रहने का फैसला कर लिया। अगली रात जब मामी फिर मुझसे बातें कर रही थी, उनका हुस्न और उनकी नजदीकी मेरे दिमाग पर गहरा असर डाल रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब हकीकत में क्या हो रहा है।
मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी खूबसूरती अब मेरे दिमाग में बसने लगी है। हालांकि मुझे एक और बात का एहसास हुआ, मामू कामरान के बाहर जाने के बाद मामी रिहाना अक्सर फोन पर व्यस्त रहने लगी थी। अगले ही दिन अरमान का पेट दर्द फिर बढ़ गया। उसने अपने पापा को फोन किया और बताया कि वो घर वापस आ रहा है। ये सुनकर मामी रिहाना तुरंत घबरा गईं और कहने लगीं, क्या तुम्हारे मामू कामरान ने तुम्हें नहीं बताया था कि मामी का ख्याल रखना है? तुम अभी नहीं जा सकते। उनकी ये जिद और बातें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आईं। मैंने पूछा, कौन सा रिश्ता और कैसा ख्याल? तो उन्होंने कहा कि वो नहीं जानती, लेकिन मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मामी ने मुझे जाने न देने की सख्त जिद पकड़ ली, लेकिन मेरा पेट दर्द और कमजोरी रोज बढ़ती जा रही थी। मैं ये सब उन्हें बताने में हिचकिचा रहा था। मामी रोज किसी न किसी बहाने से खुश रहने का दिखावा कर रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ असल में क्या हो रहा है। ऐसा अनुभव मुझे पहली बार हो रहा था। मामू कामरान को गए हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका था। शाम 7 बजे घर की बेल बजी, जिससे मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने देखा तो मामी रिहाना मेरे ऊपर हाथ रखकर सो रही थी। बेल लगातार बज रही थी, इसलिए मामी दरवाजा खोलने गईं। दरवाजा खुलते ही सामने पुलिस को देखकर मामी रिहाना बुरी तरह घबरा गईं। पुलिस ने मामी के हाथ में बैग थमाकर कहा, ये क्या चल रहा है? मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। तभी मेरे पीछे मेरे पापा और मामू कामरान खड़े नजर आए। मामू के हाथ में भी एक बैग था। उन्हें देखकर मैंने हैरानी से कहा, मामू, आप तो काम के सिलसिले में 2 महीने के लिए विदेश गए थे? मैंने तुरंत पापा से पूछा, ये सब क्या है? पापा ने बताया कि जब वो मुझे यहाँ छोड़ने आए थे, तो वो पुलिस स्टेशन गए थे। वहाँ उन्हें एक केस और एक लड़की के बारे में जानकारी मिली थी, जिस पर मेरे एक दोस्त की शिकायत थी। पापा को तुरंत शक नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने सोशल मीडिया पर मामू कामरान की तस्वीरें देखी, तो उन्हें पता चला कि कामरान ने नाम और पहचान बदलकर मामी रिहाना से शादी की है। कामरान का फोन ट्रेस होने के बाद पापा को ये चौंकाने वाली हकीकत पता चली कि मामू और मामी लोगों को गुमराह करके गलत कामों में लगे हुए थे। तब जाकर मुझे समझ आया कि मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा था। मामू ने मुझे नशे वाला दूध पिलाया था और मामी भी उसी साजिश का हिस्सा थी। पिछली रात की सारी परेशानी और थकान भी उसी जहर का असर था। इन दोनों ने रिश्ते की भी परवाह नहीं की और जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में अंधे हो चुके थे। अब सब कुछ साफ हो चुका था कि मामू कामरान ने 1 साल में शहर में इतनी तरक्की कैसे की थी। मैं तो मामू के सच्चे प्यार में उनके घर छुट्टियां बिताने आया था, लेकिन उन्होंने मामी रिहाना के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। मेरा नसीब अच्छा था कि पापा ने वक्त पर इस मामले की जांच की। मुझे लगा कि आज के ज़माने में रिश्तों, मोहब्बत और सच्चाई की कोई कीमत नहीं रह गई है। हर कोई अपने फायदे के लिए जीता है, इसलिए पहले जैसे मजबूत रिश्ते अब बाकी नहीं रहे। मामू कामरान ने मुझसे माफी मांगते हुए सब कुछ समझाया, लेकिन जैसा कर्म होता है, वैसा ही फल भी मिलता है।